नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मजे में? तो मित्रों, गीतांजलि विद्यालय में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम धोरण 7 में अभ्यास के जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, बड़ी कहानी, उसके तीसरे भाग में अभ्यास के छठे और सातवें प्रश्न की चर्चा करेंगे। मित्रों, जो छठा प्रश्न है उसमें जो कहानी में जो पात्र या वस्तु आती है वो कहानी के बारे में, कहानी में उसने क्या भूमिका निभाई है, इसकी चर्चा वो अपनी छोटी चाची के साथ करते हैं। तो वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, वो हमें ये प्रतिक्रिया पढ़नी है। तो इसमें पात्रों की बात करें या वस्तु की बात करें तो तेज धूप, कहानी में कौवा मेन पात्र है, कौवा का। एक मटका भी है पानी का, और मटके में पानी है और पत्थर भी आते हैं। तो अगले पीरियड में हमने धूप की चर्चा की थी। उदाहरण के तौर पर हमारे टेक्स्ट बुक में वो दिया भी है, उसका एक नमूना। तो आज हम कौवा, मटका, पानी और पत्थर की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में मित्रों शब्द भेद और वाक्य प्रयोग आदि उपेक्षा जैसे जो भी शब्द आते हैं, दिन का भी मतलब होता है, दो मतलब होता है। सॉरी, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हमारी मातृभाषा गुजराती है, तो क्षमा करना मित्रों कि कहीं इस पीरियड के दौरान कहीं गुजराती शब्द आ जाए। तो हम आज पहले बात करते हैं कौवे की। तो कौवा कहानी अगले लेक्चर में हमने देखा कि कहानी क्या है, व्यासा कौवा नाम की कहानी है। तो पहले हम 2 मिनट इसकी चर्चा करते हैं, रिवीजन कहानी का। कि कौवा है, उसको तेज धूप की वजह से बहुत प्यास लगती है और वो उड़ते उड़ते एक मटके के पास आता है। मटके में पानी है लेकिन बहुत गहरा है। कौवे की चोंच वहां तक नहीं पहुंचती, वो बहुत प्रयत्न करता है, फिर भी वो पानी पी नहीं सकता। उसको एक तरकीब सूझती है और वो कहीं से जो कंकड़ पड़े होते हैं, उस कंकड़ यानी कि पत्थर, वो पत्थर एक एक करके मटके में डालता है। धीरे धीरे मटके में जो पानी नीचे था वो ऊपर आता है और कौवे की चोंच पहुंच जाए वहां तक पानी आने के बाद कौवा वो पानी पी के अपनी प्यास बुझाता है। प्यासा कौवा नाम की इस कहानी की जो पात्र या वस्तुएं हैं उसके बारे में चर्चा करनी है। धूप की चर्चा हमने अपने लेक्चर में की थी, आज हम कौवे की बात पहले करेंगे। तो कौवा का क्या रोल है? तो मित्रों, कौवा उस कहानी का मेन पात्र है, मुख्य पात्र है। तो कौवा अपनी चाची को कहता है कि चाची, आज मुझे बहुत प्यास लगी, तेज धूप की वजह से मेरा गला सूख रहा था, मैं पानी की शोध में इधर उधर भटक रहा था। तभी जाके मुझे एक मटका दिखाई दिया। मैंने मटके के अंदर झाँका तो पानी बहुत गहरा था। मैंने पानी पीने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। आखिर में मैंने एक बर्तन निकाला और पास के पड़े पत्थर को उठा कर मैंने एक एक करके मटके में डाला। इसकी वजह से मटके के अंदर जो पानी था वो ऊपर आया और मैं अपनी चांच पहुंचे तब तक मैंने पत्थर डाले और पानी ऊपर आया तो मैंने पानी पी के अपनी प्यास बुझाई। तो इस तरह कौवे ने अपनी बात की। उसके बाद एक पात्र या वस्तु मटका है,
तो मटका कैसे अपनी प्रतिक्रिया देता है वो हम देखते हैं। तो मटका कहता है, चाची आज तो गजब हो गया, मैं अकेला सोच रहा था कि मेरे अंदर का पानी कौन पिएगा। जब मैं ऐसे सोच ही रहा था तो एक प्यासा हुआ थका हुआ उड़ता उड़ता मेरे ऊपर आके बैठ गया। उसने मेरे अंदर जो पानी था उसे पीने की कोशिश की, प्रयत्न किया, लेकिन उसकी चोंच मेरे गहरे पानी में पहुंच नहीं पाती थी। तो कौवा बहुत चतुर था, उसने एक तरकीब निकाली, कैसे उसने पत्थर एक एक करके लाके मेरे अंदर डाल दिया और मेरे अंदर जो पानी था वो ऊपर तक आया और कौवे ने वो पानी पी के अपने प्यास बुझाई। मुझे कौवे की इस तरकीब बहुत अच्छी लगी, सचमुच कौवा बहुत चतुर था। तो इस तरह मटके ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उसके बाद पानी क्या प्रतिक्रिया देता है वो हम देखते हैं। तो पानी बात करता है कि चाची मेरा काम करो, लोगों की प्यास बुझाना है, पशु पक्षी मनुष्य मेरे बिना रह नहीं सकते, तो मेरा काम ही है किसी की प्यास बुझाना। तो एक कौवा थका हुआ उड़ता उड़ता प्यासा हुआ मेरी तलाश में इधर उधर भटक रहा था। मैं एक मटके के अंदर गहरे अंदर उसकी जो गहरे में छिपा हुआ था, बैठा हुआ था। तभी एक कौवा आया, उसने मटके के अंदर पत्थर फेंके, एक एक करके पत्थर डालने के बाद मैं धीरे धीरे ऊपर आ गया। जब मैं ऊपर आया तो मुझे पी के कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। मुझे बहुत आनंद हुआ, कौवे की प्यास बुझाई, कौवा बहुत खुश हुआ, मैं भी बहुत खुश हुआ। तो इस तरह मुझे लगा कि मैं किसी के काम आया। अब पत्थर क्या कहता है, तो पत्थर भी अपनी प्रतिक्रिया देता है कि हमारा जीवन तो कैसा है, कोई हमें पूछता भी नहीं। हम तो एक जगह पड़े थे कई दिनों से, कोई हमें पूछता भी नहीं था, लेकिन आज हमें बहुत खुशी है कि हम किसी के काम आए। तो हम किसके काम आए, तो आज हम एक कौवे के काम आए। एक कौवे के लिए हमने काम किया। एक कौवा, प्यासा कौवा पानी की शोध में इधर उधर भटक रहा था, उसे के पानी मिल नहीं रहा था। तो उसने एक मटका देखा, मटके के गहरे में पानी था। कौवे ने उस पानी को पीने का प्रयत्न किया, लेकिन उसकी चोंच उस गहरे तक पहुंच नहीं पाती थी। तो उसने एक युक्ति निकाली और जहां पर हम पड़े थे तो हमको एक एक करके उठा के उससे उस गहरे में डाला। जो मटका था मटके के गहरे में डाला, धीरे धीरे मटके का पानी ऊपर आया। तो हमारी वजह से हमें बहुत आनंद हुआ कि आज हमारी वजह से पानी, मटके का पानी ऊपर तक आया और कौवे ने पानी पी के अपनी प्यास बुझाई। तो खरेखर सचमुच आज हमें ऐसा लगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा दो कौवा, मटका, पानी, पत्थर। जो इस प्यासा कौवा कहानी में ये पात्र या वस्तुएं आती है वो अपना क्या क्या रोल अदा करती है ये हमने देखा। तो आपको भी इससे पता चल गया होगा कि कहानी में जो पात्र आते हैं उसका क्या क्या उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसका क्या रोल होता है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 जो शब्द भेद और वाक्य प्रयोग है। तो मित्रों, हमारे बोलचाल में, हमारे लिखने में कई शब्द ऐसे आते हैं जो एक जैसे बोले जाते हैं, लेकिन उसकी जो भाषा शैली है वो कुछ अलग होती है। मान लो कि हमें लिखे मित्रों दिन लिखे तो उसको हम दिन बोलते हैं और उसको भी हम दिन बोलते हैं, लेकिन यह ह्रस्व है, यह ह्रस्व है और एक दीर्घ है। यह दिन होता है दिवस,
और यह दिन होता है गरीब। तो दोनों का बोलने तो दोनों को हम एक ही तरह से बोलते हैं दिन, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। तो लिखने में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हिंदी भाषा से भी हमें बहुत ध्यान रख के इस भाषा का लिखने में प्रयोग करना चाहिए, वरना क्या होगा कि हम जो बात कहना चाहते हैं उसका अर्थ कुछ अलग ही हो जाता है। तो आज हम आदि की बात करेंगे। जो शब्द है आदि, जब हम ह्रस्व ई लगाते हैं तो उसका अर्थ आरंभ होता है, और जब हम दीर्घ ई लगाते हैं तो उसका अर्थ अभ्यस्त होता है। तो हम दोनों का वाक्य प्रयोग करते हैं। इस कहानी आदि और अंत रोचक है। इस कहानी का आदि और अंत रोचक है, मतलब इस कहानी की शुरुआत और इस कहानी का अंत दोनों रसप्रद है। अगर हम यहाँ आदि जो दीर्घ लगा देंगे तो उसका मतलब क्या होगा? तो उसका मतलब होगा इस कहानी का अभ्यस्त और अंत रोचक है, तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो हमें इसको अच्छी तरह से लिखना है। अब हम अभ्यस्त, आदि मतलब अभ्यस्त का मतलब निकालेंगे, वाक्य बनाएंगे। मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। तो मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, तो उसका अभ्यस्त हूँ, मैं उठ जाता हूँ। अगर हम ह्रस्व कर देंगे आदि में तो उसका अनर्थ हो जाएगा अर्थ का, मैं सुबह जल्दी उठने का शुरुआत हूँ। तो अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग में जो हम लिखेंगे ह्रस्व और दीर्घ का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। दूसरा है अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा का मतलब होता है आशा और इच्छा, उपेक्षा का मतलब होता है ध्यान न देना। तो हमें अ और उ का तफावत समझना चाहिए, बहुत ध्यान से लिखना चाहिए। तो हम दोनों का अर्थ करेंगे। आशा का अपेक्षा मतलब आशा, तो मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। अगर हम अपेक्षा की जगह उपेक्षा कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा मुझे आपसे ध्यान न देना थी, तो अर्थ बदल जाएगा। इस तरह उपेक्षा ध्यान न देना, तो हम उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। तो अपेक्षा और उपेक्षा मतलब अ और उ, आ दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें समझना चाहिए। उसके बाद असत और आसत। हम अ और आ, अगर हम भूल से आ कर देंगे तो असत का असत हो जाएगा, जो कमजोर है उसका मुग्ध हो जाएगा। अगर असत का असत कर देंगे तो वाक्य प्रयोग भी बदल जाएगा और वाक्य का अर्थ भी बदल जाएगा। तो असत का मतलब है कमजोर, उसका वाक्य बनाते हैं बीमारी ने असत बना दिया। बीमारी ने असत बना दिया मतलब बीमारी के कारण कमजोर हो गया। और असत का अर्थ है मुग्ध अथवा तो आकर्षित। तो राजा सत्यवती पर आसक्त था। अगर हम आसक्त को असत कर देंगे तो उसका अनर्थ हो जाएगा और अर्थ बदल जाएगा, राजा सत्यवती पर कमजोर था। तो ऐसा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो हमें अ और आ का ख्याल रखना चाहिए। अब बात करेंगे हम गृह और गृह। मतलब गृह એટલે घर मकान ऐसा होता है, और ग्रह का मतलब होता है पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और बुध, शुक्र, जो हमारे ब्रह्मांड के जो ग्रह होते हैं वो ग्रह है, और हम जो रहते हैं वो गृह है। तो हमें ग्रह और गृह तो तफावत जो इसमें आता है हमें ध्यान रखना चाहिए। गृह का मतलब घर होता है, उसका हम आगे बढ़ाएंगे वो हमारा नया गृह है, तो ये हमारा नया मकान है। अगर हम ग्रह कर देंगे तो वो हमारा नया ग्रह है। तो हम ब्रह्मांड में चले जाएंगे, मतलब कि ग्रह और गृह का ख्याल रखेंगे। तो अगर ब्रह्मांड के ग्रह जो ग्रह होते हैं, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। अगर हम ग्रह की जगह गृह कर देंगे तो हमारी पृथ्वी एक घर है, ऐसा अर्थ बदल जाएगा। तो जो ब्रह्मांड का ग्रह है वो घर बन जाएगा और घर है वो गृह बन जाएगा।
तो हमें ग्रह और ग्रुप का अर्थ समझना चाहिए और वाक्य यानी कि शब्द लिखने के समय हमें ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद एक बहार और बाहर। तो बहार का मतलब होता है वसंत ऋतु, जो वसंत बहार आई हम कहते हैं, बागों में बहार आई, ऐसा हम वाक्य प्रयोग करते हैं। तो वसंत बागों में बहार है, बागों में वसंत है। अब वो बहार, ये बहार निकले सीमा के पार, कुछ हद उसके बाद उसको कहते हैं कि इसके बाहर निकलो। तो दोनों का अर्थ बदल जाएगा। बहार यानी कि वसंत, बागों में बहार है के वाक्य बनता है। अगर हम बाहर कर लेंगे तो बागों में बाहर है अनर्थ हो जाएगा। इसमें भी सीमा के पार मतलब होता है, अब उसका मतलब बदल जाएगा। हमने वाक्य लिखा है लोग घर से बाहर न निकले, यानी कि अभी कोरोना की जो स्थिति है उसमें हम घर से बाहर नहीं निकलने को कहते हैं। तो लोग घर से बाहर न निकले, तो लोग घर से बाहर न निकले ऐसा अर्थ हो जाएगा। बाहर मतलब मौसम का जो मिजाज होता है वो दिख जाएगा इसमें। और लास्ट में सौ और सो, अगर हम सौ और सो दोनों का तफावत नहीं समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। शौक का मतलब होता है रुचि, रस। मुझे पढ़ने का शौक है, और दूसरा जो शोक है वो दुख की बात करता है। माँ के मरने पर मुझे उसे बहुत शोक है। माना बर्बादी यानी घणो दुख छी, अब गुजराती में कैसे करें, तो माँ के मरने पर उसे बहुत शौक है। अगर हम शौक कर देंगे तो माँ के मरने पर उसे रुचि है, ऐसा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब उसमें जो शौक है वहां शौक कर देंगे तो मुझे पढ़ने का दुख है, ऐसा वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने दो प्रश्नों की चर्चा की, प्रश्न 6 और प्रश्न 7। 6 में हमने जो कहानी के पात्र है, वस्तुएं हैं, उसकी प्रतिक्रिया देखी, और प्रश्न 7 में शब्द भेद और वाक्य प्रयोग। तो अलग अलग शब्द होते हैं और बोलने में वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन लिखने में वो अलग होते हैं और उसका मतलब भी अलग होता है। तो हम आगे भी कुछ ऐसे शब्द हैं, वो शब्द पढ़ेंगे। आप भी कहीं मिले ऐसे शब्द तो पढ़ना और उसका अर्थ समझना। आज हम बड़े कहानी प्रकरण संपूर्ण रूप से समाप्त करते हैं, और जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो जो लेक्चर हमारा अगले लेक्चर में होगा, जो प्रकरण होगा मुस्कान के मोती, वो पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लेक्चर में कुछ लेसन तो करेंगे, तो हम कोई भी कहानी आप लिखना और अपनी मौलिकता से अपने तरह से कहानी बनाइएगा। किसी को पूछने का नहीं, कहीं लिखने का भी नहीं। आपको जो भी कहानी आती हो वो कहानी आप अपने तरह से नोटबुक में लिखिएगा, और साथ में ये जो अर्थ है, शब्द है और वाक्य है वो भी लिखिएगा। तो आज लेसन में होमवर्क में हम एक कहानी लिखेंगे। कहानी लिखने के बाद इस शब्द और वाक्य प्रयोग करेंगे। उतना कुछ करने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए, तो एक दो बार वीडियो को बारी से देख लेंगे। तो मित्रों, अब हम आपसे रजा मांगते हैं, तो यहाँ लेक्चर समाप्त हो गया।